कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, दिस इज़ दानिया और मेरे इस चैनल का नाम है लाइफ एंड एवरीथिंग। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल एंड ग्रोइंग टुगेदर, ताकि हर रोज़ हम एक दूसरे को ये बोल सके ज़िंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम बनाते हैं। सच सच एक बात बताओ, कितने सारे लोग हैं आप लोगों में से जो हर रोज़ खुद को या दूसरों को ये बोलते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, ना मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त है, ना मेरे पास वर्कआउट करने के लिए वक्त है, ये सब तो छोड़ो, मेरे पास 2 मिनट शांति से बैठने के लिए भी वक्त नहीं है। कितने सारे लोग बोलते हो ऐसे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फिर आपके पास वक्त किस चीज़ के लिए है? हाँ, मुझे पता है हम ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ख़ास करके हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के कुछ गिने चुने से स्टेप्स होते हैं जो पूरे करने ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं। लेकिन कभी ना कभी ये सारे स्ट्रगल्स के बीच में हम अपने सपनों का, अपनी जो आशाएं हैं, वो सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्या उससे आप खुश हो? मुझे तो नहीं लगता। अब जितनी भी वो फेक वाली हंसी हंस दो, दिल में तो दुखी होंगे ही ना। वैसे पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। सारी ज़रूरतें और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में अपने सपनों का दम हर रोज़ घोटा करती थी। काम में इतना बिज़ी हो जाती थी कि खुद के लिए और अपनों के लिए वक्त नहीं होता था। लेकिन ये गलत है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, ज़िंदगी आज अच्छी है, कल पता नहीं कैसे हो। हम बता नहीं सकते ना, गारंटी नहीं है ना। तो जितनी भी ज़िंदगी है उसे खुशी खुशी जियो, अपनों के साथ जियो, खुद के लिए जियो। आप लोग ये सोच रहे हो ना कि फ्री में ज्ञान बांटना कितना आसान होता है, ये लड़की तो कितनी खुश है इसलिए आकर कुछ भी बोल रही है। जी बिल्कुल नहीं। खुश हूँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ, खुश रहना भी चाहिए। लेकिन 1 साल पहले ज़िंदगी ऐसी थी नहीं। कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे हिला कर रख दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिचुएशन में आप 2 रास्ते चुन सकते हो। या तो आप गिव अप कर दो, या फिर परेशानी को इतना परेशान करो कि वो सोचे कि मैं भी कहाँ आ गई, और बस लड़ के आगे बढ़ो। 2020, सितंबर 2020, एक कभी नहीं भूलूंगी उस डेट को, भूलना भी नहीं चाहिए। उससे पहले ये बता दूं कि हम में से हर लोग किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमारे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, दोस्त, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। मेरे लिए वो इंसान मेरी माँ है। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पूरी दुनिया मेरी माँ है। जब वो हंसती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो रोती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ ऐसा है मेरे लिए मेरी माँ। तो वो जो डेट मैंने अभी कहा ना, सितंबर 2020, अचानक से कुछ 4-5 दिनों से माँ को बुखार आने लगा। और मेरी मम्मा का एक बहुत ही गंदी सी आदत है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। तो मैंने बहुत बार बोला कि मम्मा चलो डॉक्टर के पास दिखा के आ जाते हैं, पर वो नहीं गई। और कुछ 4-5 दिनों बाद उनका बुखार बढ़ने लगा। एंड नॉट जस्ट बुखार, टैबलेट से भी, एंटीबायोटिक से, किसी से भी नीचे नहीं आ रहा था। और वो इतना लाइक शी बिकेम सो वीक कि वो बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। फिर अचानक वो बोलने लगी कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तब मैंने सोचा कि बस अब बस हुआ। मैं उन्हें ज़बरदस्ती खींच के लोकल डॉक्टर के पास लेकर गई। जब वहाँ पे लेकर गई, इट्स अ स्मॉल नर्सिंग होम हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला आपने तो काफ़ी देर कर दी। अब सोचो मेरी हालत उस वक्त क्या हुई होगी। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि उनका ऑक्सीजन लेवल, अभी भी याद है, इट इज़ 52, जो बहुत ही कम होता है। तो हम निकल के दूसरे बाजू वाले हॉस्पिटल गए और वहाँ पे टेस्ट हुआ एंड इट वाज पॉजिटिव। मैं तो रोने लग गई वहाँ पे, पागलों की तरह रो रही थी कि अब क्या करूँ। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आप लोगों ने सच में बहुत देर कर दी, पता नहीं क्या करें, अब क्या होगा। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ा और मैंने बोला कि डॉक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए,
आपको जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा दीजिए। अब मैंने बोल तो दिया कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना मेरे पास उतने सेविंग्स है और ना ही उतने प्रॉपर्टी या वेल्थ के। मैंने बोल दिया कि जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, पर डिटर्मिनेशन थी कि अगर माँ को ठीक करना है, ज़मीन आसमान एक कर दूंगी, पर ठीक तो ज़रूर करूँगी। तो जब उनको पॉजिटिव उन्होंने बोल दिया, तब वहाँ से उनको एक कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। कोविड हॉस्पिटल में जाने जैसे ही वो गई, उनको ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया। बहुत घबराई हुई थी और अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने बोला कि मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरी माँ अंदर बहुत घबराई हुई है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैम वो कोविड वार्ड है, आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने बोला मुझे इन्फेक्शन हो या जो भी हो, मुझे अंदर जाना है, मुझे मेरे माँ से मिलना है। तो मैं चली गई अंदर कोविड वार्ड में, और जैसे मेरी माँ ने मुझे देखा, उन्होंने सबसे पहले पता है क्या बोला? थैंक गॉड तू आ गई। मैंने बोला, उसी वक्त पता नहीं दोस्तों, एक अंदर से ना, एक अचानक से एक बेटी नहीं, जैसे कि मैं उनकी माँ बन गई। अंदर से एक स्ट्रेंथ आ गई अंदर से, और बहुत ही भारी आवाज़ में मैंने कहा, अरे आप डरो मत, कुछ नहीं है, 2-3 दिन में छोड़ देंगे। अंदर से बुरी तरह से हिली हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अचानक से वो, जैसे मैं ही मम्मी हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ गई। तो मैंने उन्हें समझा दिया और मैं बाहर आ गई। पूरे 6 दिन मम्मा उस हॉस्पिटल में थी, और उस 6 दिन में एक भी रात ऐसा नहीं था जब मैं चैन से सोई, क्योंकि हर रोज़ रात को वो फ़ोन करती थी और बोलती थी कि मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, और मैं और मेरे पूरे परिवार फ़ोन के पास बैठे रहते थे और उन्हें बोलते थे नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि एक्चुअली में उनको ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल केयरलेस ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जैसे ही हमें वो पता चला, हम लोगों ने इमीडिएटली उन्हें एक दूसरे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और 6 दिन के लिए दोस्तों द बिल अमाउंट वाज 2.50 lakhs, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 2.50 lakhs नहीं था, उसमें से जो वो उन्होंने बोला था कि प्लाज्मा एंड एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको दूसरा एक हॉस्पिटल, दूसरे जगह से आपको ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो मैं और मेरी फैमिली पूरे बैंगलोर के हर एक हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे थे, क्योंकि कोई प्लाज्मा डोनेट कर दो। और हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी, पर एक हॉस्पिटल ने हमको वो प्लाज्मा बेचा, वो भी बहुत ही अच्छे खासे कीमत लेकर। सो तब तक ऑलमोस्ट सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। अब उनको लेके गए दूसरे कोविड हॉस्पिटल। दूसरे कोविड हॉस्पिटल में जब लेकर गए, तब वहाँ पे जो डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट किया गया, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब शायद ही कुछ हो सकता है। पता है दोस्तों मैंने उनसे क्या बोला? मैंने बोला डॉक्टर 1% चांस है क्या? उन्होंने बोला हाँ 1% चांस है। मैंने बोला तो आप वो 1% के लिए ट्रीटमेंट कीजिए, और मुझे यकीन है कि मेरी माँ ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो जब उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हुआ, वो जो हॉस्पिटल था ना, वो जो कोविड वार्ड था, वो एक मेन रोड के ऊपर था। तो आप एक बार पेशेंट जब अंदर चले जाते हैं, अंदर पेशेंट के घर वालों को जाने नहीं देते थे। तो हम लोग के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, मेन रोड पे खड़े रहना पड़ता था, धूप हो बारिश हो जो भी हो। एंड उस वक्त उस टाइम पे सितंबर में थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी, कड़कती धूप भी थी, बहुत ही मिक्स जैसा क्लाइमेट था। तो वही बाहर वो ईट ईट जैसा कुछ था, ब्रिक एंड एवरीथिंग रोड के ऊपर, उसके ऊपर जाके बैठ जाती थी पूरा दिन, सुबह के 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक वहीं पे बैठी रहती थी। बीच में जाके इधर उधर थोड़ा खाना खा लेती थी, वेट करती थी डॉक्टर्स के बाहर आने का, हर एक सेकेंड नर्स के बाहर आने का, कैसी है माँ, ठीक हो रही है ना, ठीक है ना।
कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ हुआ, बस वही एक सवाल था। तो वहाँ पे उनको दिन में, पूरे दिन में 1 या 2 बार ही फ़ोन पे बात करने देते थे, क्योंकि फ़ोन पे ऑक्सीजन मास्क लगा के फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन मास्क खोल के जैसे ही फ़ोन पे बात करते थे, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता था, ऐसी हालत थी कुछ। तो इसीलिए 1 या 2 बार ही कुछ मिनट के लिए बात करने देते थे। जब मैं उनसे बात करती थी ना, उनको फ्रस्ट्रेशन होता था, गुस्सा आता था, तकलीफ़ होती थी, और वो बोलती थी वो चीज़ें, और मैं कुछ नहीं कर पाती थी सिवाय इसके कि एक ब्रेव चेहरा बनाकर हंसते हुए ये बोलती थी, आप बस उंगलियों पे गिनो, बस कुछ ही दिन है और हम सब घर चले जाएंगे, अब देखना माँ, आप शांति रखो, मैं यहीं पे हूँ। लेकिन जब फ़ोन रखती थी तो बहुत रोती थी, हिल जाती थी, लेकिन उनको दिखा नहीं पाती थी। उनके सामने बड़ी हिम्मत वाली बनती थी, लेकिन मुझे ही पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ हाफ मंथ ममा थी, और उस बीच डॉक्टर ने उनका कोविड ट्रीटमेंट कर दिया था, और शी वॉज नेगेटिव। डॉक्टर ने बोला कि अभी वो कोविड नेगेटिव है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो द बैड पार्ट इज़ कि उनका लंग्स बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, इट्स फाइब्रोस्ड, और इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है कि शायद ही ठीक हो पाए। मैंने बोला, कोविड ठीक हुआ ना डॉक्टर, ये भी ठीक होगा, आप लगे रहो। मेरी मम्मी फाइटर है और मैं भी, हम हार नहीं मानते। तो डॉक्टर लगे रहे। एक रात डॉक्टर ने बोला, आप लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हो, बस और कुछ ही घंटे बाकी है। घर वाले सब घबरा गए, एक एक करके मिलने गए। मैं नहीं गई, मैं वहीं पे खड़ी थी, वो मेन रोड पे, वही ईंट के ऊपर बैठी थी, और मैंने सबको बोला, आप लोगों को मिलना है, आप मिल के आ जाओ, मुझे पता है मैं उनसे फिर मिलूंगी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है कि उन्हें कुछ होने वाला है, और मैं सही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर आके ये बोला, इट्स अ मिरेकल, पता नहीं क्या हुआ, कौन सी दुआ थी, क्या थी, क्या, इट्स अ मिरेकल कि लोग यहाँ से वापस आ सकते हैं, बट शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन थी वहाँ से बाहर निकल चुकी। मैंने सबको बोला, मैंने बोला था ना, आप लोग मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो, घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरी बात सुनोगे नहीं क्या। फिर डॉक्टर ने ये बोला कि नाउ शी इज़ आउट ऑफ कोविड, लेकिन अभी उनको एक नॉन कोविड आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, और एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो पाए, क्योंकि उनकी लंग्स की हालत सच में बहुत ख़राब है। तो उन्होंने उस वक्त आई रिमेंबर, मैं बैंगलोर के हर एक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी कि मुझे एक आईसीयू बेड मिल जाए, पर किसी हॉस्पिटल ने बेड नहीं दिया। तब डॉक्टर के रिकमेंडेशन से बैंगलोर के वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में बेड मिला। आधी रात को मम्मा को इस हॉस्पिटल से वो वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दोस्तों, जब मम्मी को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, एंड एज आई सेड कि वो बैंगलोर का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे हर रोज़ आईसीयू का बेड चार्जेस 80,000 से 90,000 तक होता है। मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बस विश्वास था, हिम्मत था कि माँ को ठीक करके घर वापस लेके आना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
तो जब माँ का एडमिशन कराने लेकर गए, अनफॉर्चुनेटली उससे 1 महीने पहले ही मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और नया जॉब तभी तक मैंने शुरू नहीं किया था। मैंने मतलब इंटरव्यू दे दिया था, सिलेक्शन हो गया था, पर जॉइनिंग डेट अभी तक हुआ नहीं था। तो मेरे पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी। ओके, जो भी अभी तक चल रहा था बस भगवान भरोसे और जो भी सेविंग्स था उसके भरोसे। तो मैंने अभी क्या किया, तो मेरे पास अभी एडमिशन के लिए पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किए, मैंने स्कूल के फ्रेंड्स को, मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, मैंने अपने ऑफिस के कोलीग्स को, सबको मैंने कॉल किया। कॉल करके बोला कि ऐसी सिचुएशन है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि कभी भी मैं किसी के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं बोला कि मुझे 1 रुपया दे दो। ऐसे कभी कोई सिचुएशन आ गया कि भूख लगी है, खाना नहीं है, कुछ खाया नहीं है, फिर भी किसी के सामने जाके नहीं बोला कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं खाना खा लेती हूँ। कभी नहीं बोला। ज़िंदगी में पहली बार लोगों के सामने हाथ फैलाया और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने माँ के लिए लड़ रही थी। तो मैंने सबके पास जाके बोला कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो मैंने फेसबुक में, अपने फेसबुक पेज में जाके मैंने पोस्ट दिया वो ममा के साथ हॉस्पिटल में कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, अगर अच्छे लोग नहीं हुए तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा ना दुनिया का। तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, सब लोगों ने दिल खोल के मदद की। कितने सारे लोग, आपको पता है दोस्तों, अपने ज्वेलरी को रख के, कितने सारे लोग अपने बाइक्स को बेच के, मेरे दोस्त लोगों ने, कितने सारे लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे लेकर मेरे हेल्प की। मैं उनके पैसे धीरे धीरे लौटा रही हूँ, हर महीने धीरे धीरे करके दे रही हूँ। लेकिन मैं पैसे वापस दे सकती हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया है वो मैं कभी वापस नहीं कर सकती। आई मीन मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी सारी दुआएं निकली है मेरे दिल से उन लोगों के लिए, एंड उन लोगों ने कितने सारे दुआएं दिया है। उन्होंने बोला है कि तू हिम्मत मत हारना, हम सब तेरे साथ हैं। और जो भी उन्होंने मदद की, उससे मैंने मम्मा को एडमिशन दिला दिया वो हॉस्पिटल में। लेकिन अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं। अब उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, लेकिन हम पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वो लोग ट्रीटमेंट करते रहे। तो उस वक्त मेरी मम्मा उस हॉस्पिटल में 3 महीने तक रही, ठीक है। 2 महीने आईसीयू में और 1 महीने एचडीयू में, ठीक है। 3 महीने हॉस्पिटल में रही। दोस्तों 3 महीने मैं घर नहीं गई थी, मैं वही हॉस्पिटल में ही रहती थी। वहाँ पे वो जो एक रूम था, मतलब रिसेप्शन टाइप का, वहाँ पे बेंच चेयर्स हुआ करते थे, लोहे के चेयर्स हुआ करते थे, और बीच बीच में गैप भी होता था। तो ऐसे 3 चेयर एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते थे। मैं इसीलिए डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, क्योंकि वो जो जगह होती थी वो सोने के लिए, इट इज़ यू कैन नॉट स्लीप ऑन दैट। लेकिन मैं उसी के ऊपर अपने बैग को घर से मंगवाया, तो छोटा सा तकिया वो रख के उसी पे सो जाती थी। 3 महीने बस उसी बेंच पे सोया करती थी। मेरे मेरे ये बाल अभी थोड़े से इतने लंबे हो गए, लेकिन मेरे ये बाल इससे भी ज़्यादा लंबे थे, लाइक मेरे हिप तक आते थे। लेकिन मम्मी के बाल भी लंबे थे, लेकिन मम्मी क्योंकि वो उठ नहीं पाती थी, वो बेड पे ऐसे लेटी हुई थी, वो अपनी उंगली भी हिला नहीं पाती थी, ठीक है। उनका पूरा बॉडी ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था बेड के ऊपर, ना उंगली हिला पाती थी ना कुछ हिला पाती थी। तो उनको कोम करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्योंकि मेरी मम्मी कोम नहीं कर पाती थी, मैंने भी अपने बालों को कोम करना छोड़ दिया। आप सोच रहे होगे कि ये कैसा पागलपन है, माँ है। तो कोम नहीं करती थी बालों में, तो ऐसे ही रहती थी। तो उसकी वजह से बालों में नॉट्स हो गए थे। मतलब उसके बाद 3 महीने बाद जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से, नॉट्स हो गए थे, और वो और कुछ कर नहीं सकती। तो बस इतने से हो गए थे मेरे बाल। अभी जाके फिर से मतलब घर की खेती लंबी हुई है। ओके, तो हाँ, तो वो 3 महीने मैं हॉस्पिटल में ही थी, उसी बेंच के ऊपर सोती थी। और हर रोज़ डॉक्टर के पास जाके एक ही सवाल पूछती थी कि 1% इम्प्रूवमेंट हुआ। 1%, ज़्यादा नहीं, 1% इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे लिए वो 1% एक
उम्मीद की किरण थी। 1% इम्प्रूवमेंट होना मतलब 100% इम्प्रूवमेंट भी होगा। ओके, ये मेरा विश्वास था। और उस वक्त मैं अपने शिव जी के महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसे दिन में 108 बार उसका मंत्र जाप करती थी, और हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और जिसने भी जो भी बोला ये मंदिर जाओ, वो हॉस्पिटल से मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, आती थी, आईसीयू में जाके मॉम को वो तिलक लगाती थी। उनके पास वो बोल नहीं पाती थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको ट्रैकियोस्टोमी किया गया था, यहाँ से होल करके एक पाइप लगाया गया, अंदर डाला गया था ताकि वो सांस ले पाए, तो वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन मैं उनको बोलती थी इशारों में कि आज सब ठीक है, आज घर में सब लोगों ने खाना खा लिया, मैं भी बहुत ठीक हूँ, डॉक्टर बोल रहे आपको कुछ दिन, रोज़ का उनको डेली न्यूज़ देती थी। बहुत सारे झूठ भी बोला करती थी, बट उस वक्त वो झूठ बोलना ज़रूरी था। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए, और फिर डॉक्टर ने बोला, तो ये तो एक मिरेकल ही हुआ कि वो ठीक हो गई। हम लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये पेशेंट ठीक होने वाली है, लेकिन वो तो ठीक ही हो गई। और उन्होंने डॉक्टर्स ने जाके मेरे मम्मी को कहा कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी फैमिली मिली है जो हमेशा आपके साथ, कभी कहीं नहीं गई, यहीं पे थी। ये इस लड़की को हमने यहीं बेंच पे देखा था, ये कहीं नहीं गई। ओके, तो मम्मा ये जो 3 महीने थे ना दोस्तों, ये 3 महीने हर एक सेकेंड, मैं ये एक वीडियो में आपको बयान नहीं कर सकती कि ये 3 महीने कैसे थे, वो हर एक सेकेंड कैसा था। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा आपको बोल पाना। बस इतना बोल सकती हूँ कि भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। मैं 2 चीज़ों से लड़ रही थी, एक मॉम की ज़िंदगी के लिए और दूसरे पैसों के लिए, क्योंकि लोग जितना भी डोनेट करें कम ही पड़ रहे थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। हर रोज़ 90,000 कहाँ से लेकर आती थी हर रोज़, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। तो मैंने क्राउड फंडिंग के लिए भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ से भी मदद आए। बहुत सारे इंडिया के हर एक कोने से बहुत सारे अनजाने लोगों ने बहुत सारे मदद की। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि कितने सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में जो दिल खोल कर मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम ही हो रहा था, जितना भी हो रहा था कम ही हो रहा था। तो ये 3 महीने लड़ के ऑलमोस्ट एंड तक आ गए थे। तभी भी मॉम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी में थी, लेकिन तब हम और पैसे नहीं भर पा रहे थे। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि आप इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू लीव। तो अब उस पेशेंट को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, और दूसरी जगह जाऊँ भी तो पैसे कैसे दूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। सो मेरी मॉम पेशे से एक जर्नलिस्ट है, तो मैंने उनके कोलीग्स को कॉल किया। तो मैंने बोला कि अंकल ऐसा सिचुएशन है, और मुझे जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन अब ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, और मेरे पास और पैसे बचे नहीं हैं। मैं क्या करूँ, अब प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैंने उनको एक्चुअली कॉल किया था पैसों की मदद के लिए, पर उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 मिनट रुक जाओ बेटा। और फिर मुझे अचानक से एक और कॉल आया उन्हीं के ऑफिस से, एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाओ। और वहाँ पे मैं गई, और वहाँ पे जाके जो मीडिया है वो और पुलिस, उन्होंने मेरी बात सुनी, और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम हॉस्पिटल से बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट है और ऐसे नहीं जा सकते, तो हम कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी मदद की पुलिस ने और मीडिया ने, और हॉस्पिटल वालों ने भी, क्योंकि वो भी इंसान ही हैं। वो बस अपना काम कर रहे थे। ऑब्वियसली उनका हक का पैसा वो मांग रहे थे। मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैंने और नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट तब तक कुछ 50 lakhs ऐसा कुछ तो स्पेंड हो चुका था। ठीक है, तो मैं और नहीं कर पा रही थी। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम आए, और हॉस्पिटल ने बोला कि अभी और जो थोड़ा सा पेंडिंग है वो हम आपको नहीं देना पड़ेगा, बट आपको इमीडिएटली इसी वक्त आपको हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा।
तो 16 दिसंबर था 2020। 16 दिसंबर मेरे मॉम का बर्थडे है और उसी दिन हम लोग को वो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। और मैंने उसी दिन एक दूसरे हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स किए और एक और फरिश्ता ही बोल सकते हो, एक और दोस्त एक फ़रिश्ते की तरह आया और उन्होंने मदद की। उन्होंने बोला कि ये नए हॉस्पिटल में जो भी सारे चार्जेस है, आई विल बी हेल्पिंग यू, आपकी मदद करूँगा ताकि आपकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये नया जो हॉस्पिटल था, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, मिडिल क्लास फैमिलीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक हम लोग पूरा कंगाल हो चुके थे। हम लोग उस वक्त मिडिल क्लास फैमिली नहीं, हम लोग पता नहीं कौन से क्लास में थे। खैर जो भी हो, तो 16 दिसंबर को मम्मी को वो हॉस्पिटल से लेकर हम लोग ये दूसरे वाले हॉस्पिटल में आए। और ये दूसरे वाले हॉस्पिटल में 1 महीने तक माँ थी। 1 महीने में उनको ट्रीटमेंट हुआ और मम्मी उठ गई बेड से। बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, जैसे मुझे बचपन में चलना सिखाया था, फिर धीरे धीरे वो भी चलने लगी। 1 कदम 2 कदम चलने लगी और वो चलने लगी और धीरे धीरे बोलने लगी। एंड हर रोज़ हर दिन एक अचीवमेंट होता था कि और 1 कदम आगे आए हम लोग। दोस्तों तो टोटल ये 4 महीने का जर्नी था हॉस्पिटल का। और इस 4 महीने में दिवाली, जो भी सारे दशहरा, आई एम अ बंगाली, हम लोगों में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा पूजा, हर एक चीज़ हॉस्पिटल के विंडो से ही देखा है, झांकते हुए मैंने और माँ ने। दिवाली के दिन उनका हाथ पकड़े हुए मैं उन्हें लाइट्स दिखा रही थी आईसीयू के बाहर से। तो पर हर रोज़ खुद को ये बोलती थी कि बस ये ख़राब टाइम है, अच्छा टाइम जल्द आने वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा और दिवाली नेक्स्ट ईयर घर पर मनाएंगे। तो बैक टू द करेंट हॉस्पिटल। न्यू ईयर भी हॉस्पिटल में ही मनाया, क्रिसमस भी हॉस्पिटल में ही मनाया और जैन 13 को उन लोगों ने मम्मा को डिस्चार्ज कर दिया और हम लोग जैन 13 को घर वापस आ गए ऑक्सीजन के साथ। जैन 13 को घर वापस आ गए। आने के बाद फेब को मम्मी ने ऑक्सीजन छोड़ दिया। उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दिया, पर गले में पाइप तभी भी था। गले का पाइप तभी भी निकाल नहीं पाए थे हम लोग। ऑक्सीजन मम्मी ने छोड़ दिया। दोस्तों हॉस्पिटल का जो भी था वो स्ट्रगल्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेरी स्ट्रगल तभी तक ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मतलब अब क्या बोलूँ, हर ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता था घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन जो भी था स्ट्रगल किया। तब तक जॉब लग गई थी, नई वाली जॉब शुरू हो गई थी और ऑफिस वालों ने भी बहुत सारे मदद की। उन्होंने मेरे सैलरी डिडक्ट नहीं किया उन लोगों ने। एंड उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट किया, बहुत सारे छुट्टियां दी मुझे और बस वो स्ट्रगल चलती गई। अभी भी चल रही है, अभी भी स्ट्रगल चल रही है, अभी भी मैं काम कर रही हूँ। अभी भी क्योंकि अभी इसी जैन मंथ में वो जो पाइप था वो निकाला गया, उसमें और 2 लाख का खर्चा हुआ। पर इस वक्त मेरे पास इंश्योरेंस था, पर उसके ऊपर से भी मुझे भी कुछ देना पड़ा क्योंकि 100% इंश्योरेंस नहीं दिया, क्योंकि इंश्योरेंस मेरे नाम पे है और जब भी आप अपने डिपेंडेंट का इलाज कराते हो तो 100% इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो मेरे जेब से भी देना पड़ा। तो स्ट्रगल अभी भी चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि इस चीज़ ने ये 4 महीने क्या 1 साल ही हो गया ना, 1 साल ही हो गया क्योंकि सितंबर में वो हॉस्पिटल गई, लेकिन ये जैन में जाके उनके गले से वो निकला, तो ऑलमोस्ट 1 साल ही हो गया ना। तो ये जो 1 साल का जो स्ट्रगल था, कुछ चीज़ें स्ट्रगल ने मुझे सिखाया। एक, दोस्तों फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इमरजेंसी के लिए।
अंडरस्टैंड, जो स्ट्रगल मैंने देखी है उससे बोल रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया, मुझे मेरे माँ वापस मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दूसरा मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्लीज़ उनको इग्नोर मत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। झगड़ा जो भी दिल में अगर कुछ है भी तो सामने से जाके बोल दो और बात को ख़त्म करो। पंजाबी में बोलते हैं ना, मिट्टी पाओ, बस वही करो और बस खुशी खुशी जियो। जो भी स्ट्रगल है, जो भी कुछ भी है, उसे फेस करो, भागने से कोई फ़ायदा है नहीं। एंड मोर देन एनीथिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कभी मत भूलना और जो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद है, होप, उम्मीद। दोस्तों ये कभी मत खोना, क्योंकि उम्मीद से दुनिया कायम है। दोस्तों आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया, अगर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस ला पाए, अगर आप नाउम्मीद हो तो अगर आपकी उम्मीद फिर से जग जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं मिलेगी। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप नाउम्मीद कभी ना हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी के जो भी स्ट्रगल्स है, भगवान आपको उससे लड़ने की पूरी ताकत दे। और दुआ करती हूँ कि आपकी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए और मैं आपसे फिर से मिलूँगी और फिर से हम कुछ बातें करेंगे, ज़िंदगी के कुछ हिस्से, कुछ किस्से, सब कुछ शेयर करेंगे और भी बहुत सारी मस्तियाँ भी करेंगे, बहुत सारी जगह पे घूमने भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे आपके साथ। आपको अगर ये मेरी पहली वीडियो है और अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ बी देयर विथ मी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो छोटे से बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं खुद के आपके पास आ जाऊँ, आप मुझे देख पाओ। तो खुश रहिएगा, नाउम्मीद बिल्कुल ना होइएगा, प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।